सिखाने वाले का और सीखने वाले का आपस में क्या ताल्लुक है, और ये ताल्लुक ही सीखने के अमल को जनरेट करता है। फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी है जो कि ये बताती है कि जराइम क्यों हो जाते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसके अलावा बिहेवियरल साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं। मैं ये देखना चाहती थी कि जो बच्चा पैदा होते ही चीज़ें सीखता है, हम उससे कहते हैं मम्मम, तो वो मम्मम को भी इमिटेट करता है। ये 6-7 महीने का बच्चा है। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें सीखना शुरू करता है ऑब्जर्वेशन के साथ। पेरेंट्स उसको मॉडल करके दिखाते हैं, उसे कहते हैं क्लैप करो, बच्चा क्लैप करता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये भी देखता है कि लर्निंग अकर कैसे होती है, और जहाँ नहीं होती वहाँ पे क्लॉग किधर है। एक केस मैंने देखा जो कि मेरी समझ में नहीं आया, और वो एक बच्ची का केस था, एंड पाकिस्तानी बच्ची का केस था अमेरिका में। और उस बच्ची की वजह से मैंने फिर स्पेशल एजुकेशन में डिग्री की, पूरा मास्टर्स किया, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आया और मुझे लगा एजुकेशनल साइकोलॉजी मुझे यहाँ पर इतनी हेल्प नहीं कर रही। और मैंने अपने एडवाइज़र का बड़ा रोल है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने अपनी एडवाइज़र से कहा कि मुझे ये बात नहीं समझ में आई, मैं इस बच्ची को डील नहीं कर सकती। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें अगर वाकई डील करना है, ये तुमने गुत्थी सुलझानी है, तो फिर तुम्हें एक डिग्री और करनी पड़ेगी। एंड आई डिड इट। टीचिंग मेथड मल्टीपल हैं, ये डिपेंड करता है। हार्वर्ड गार्डनर की बड़ी खूबसूरत किताब भी है, 7 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है। वो ये कहता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सीखते हैं, कुछ सुनने की सलाहियत से सीखते हैं, कुछ आर्ट्स करके सीखते हैं, कुछ सिर्फ जो हैं वो लिख पढ़ के, कोई मल्टीपल इंटेलिजेंस है। मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को ही लेके चल रही हूँ, जो मुझे आता है मैं वही कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसा चीज़ नहीं की जो कि मुझे नहीं आती। आप सिर्फ वही बांट सकते हैं जो आपको आता हो। ये मेरा अपना जिसे कहते हैं ना, मेरा अपना ये फिलॉसफी। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। इसके साथ मैं हूँ मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत का मैं तारुफ करवाता चलूँ। उनका नाम है डॉक्टर आसमा नाहीद, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल नीड कंसल्टेंट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और 29 बरस का उनका यूएस और यूएई का एक्सपीरियंस है। और आज हम इनसे बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के हवाले से और एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से। आइए बिला ताखीर हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट पे आपका खैर मक़दम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हमारे आम देखने वाले लोगों को कि ये क्या है? अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, बात थोड़ी समझाने के अंदाज में, साइकोलॉजी की बहुत सी ब्रांच हैं। हमारे यहाँ नफ्सियात का स्टिग्मा, फिर माहिर नफ्सियात कौन लोग होते हैं, तो सब लोग ये समझते हैं कि नफ्सियात के बस वो डिप्रेशन ही ट्रीट करते हैं। लेकिन नफ्सियात की बहुत सी ब्रांचेस हैं जो कि बहुत ज़रूरी ब्रांचेस है। नफ्सियात वो इल्म है जो बहुत सारे इल्म को डेवलप करता है और इल्म की बेसिक्स पे बात करता है। अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी उसका एक हिस्सा, क्योंकि हम सबको नौकरी तो करनी है, काम तो करना है, कमाना तो है, कैसे कमाना है, अपनी जो हमने तालीम हासिल की है उस तालीम को कैसे इस्तेमाल करना है, वो हमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सिखाती है। फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि मैंने मुंतखब किया। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है सीखने और सिखाने का आपस में ताल्लुक़ क्या है, सिखाने वाले का और सीखने वाले का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ ही सीखने के अमल को जनरेट करता है। फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी है जो कि ये बताती है कि जराइम क्यों हो जाते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसके अलावा बिहेवियरल साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस हैं जो कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ डोमेन को डायरेक्ट डील करती हैं, ट्रीट करती हैं। स्कूल साइकोलॉजी भी इसी में है, लेकिन आप लोगों ने स्कूल साइकोलॉजी का नाम भी कम ही सुना होगा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में आपने सवाल किया है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आज की दुनिया में इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि अब ये रिकमेंड किया जाता है कि हर
ऑर्गेनाइजेशन अपने HR सिस्टम में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट लाजमी हायर करे, और अगर नहीं है तो जो उनके HR मैनेजर्स हैं उनका बैकग्राउंड ज़रूर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, क्योंकि जो बर्न आउट रेट है, जो स्ट्रेस है प्रोफेशनल और प्रोफेशन से की स्कूल कॉलेज से जो प्रोफेशन की ट्रांजिशन है वो इतनी हार्डशिप हैं, तो उसको वो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें क्या क्या अवामिल कार फरमा हैं, हम क्यों अच्छी जॉब नहीं कर सकते, हम अपनी जॉब्स क्यों बार बार बदलते हैं, हम क्यों फेल होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कहाँ पे लड़ते हैं, क्यों आपको आसानी होती है, एक बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है, एक बिजनेस क्यों फेल हो रहा है, लोग एक जगह से क्यों बार बार जॉबें छोड़ रहे हैं, रिटेंशन रेट क्यों नहीं, बहुत सारे अवामिल जो हैं वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इंडस्ट्री की साइंस और आर्ट को डील करती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कहा यह जाता है कि हम किसी एक ऐसे शख्स को ही मुंतखब करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट वो किस तरह से इसमें अपना किरदार अदा करता है? एक तो ये बड़ा मिथ है, मैं आपके सवाल को अगर उसकी एक ब्रॉड पिक्चर अपने सुनने वालों के लिए खींचूं ताकि आसानी से समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट की जो जिम्मेदारी है, अगर वो HR से रिलेटेड होता है और उसने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वो लोगों की प्रोफेशनल असेसमेंट करता है। ये असेसमेंट जो है ये इंटरव्यू से पहले हो जानी चाहिए, जो सर्टन तरीका है। जब आप अप्लाई करते हैं, आपने CV भेजा, CV की असेसमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि CV आपका रेज्यूमे जो है वो आपका बिजनेस कार्ड है। आप समझ लें जैसा आपने वो लिख के भेजा, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट पहले वो चेक करेगा, देखेगा, वो उसके पीछे लिखने वाले और बनाने वाले की पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश करेगा, उसके पोटेंशियल को। फिर उसके साथ एक टेस्ट भेजना चाहिए जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट होना चाहिए, और वो हाथ से लिख के आप भेजें ताकि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट को समझ सके कि मैं क्या हायर करने लगा हूँ। देखें, बिजनेस के लिए भी रिस्क होता है एम्प्लॉय को हायर करना। सिर्फ एम्प्लॉय ने जाके नौकरी करके सैलरी नहीं लेनी होती, वो तो अपने ख्वाब लेके जाता है, लेकिन बड़ा रिस्क एम्प्लॉयर लेता है। मेरा एक बिजनेस है और मैं ये समझ रही हूँ कि मुझे ये टैलेंट चाहिए। अब मार्केट में से टैलेंट को निकालना, फिल्टर करना, एक जॉब की आप ऑप्शन या एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपको 500 आती हैं, CVs आते हैं, तो अब तो खैर AI सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो आपको वर्ड्स के साथ आपको कौन से वर्ड्स चाहिए, एम्प्लॉय को भी पता है कौन से वर्ड्स होने चाहिए और एम्प्लॉयर को भी पता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है तो वो इन ट्रेडिशनल रैंडम वर्ड्स पे कभी नहीं जाएगा। अगर उसको प्योर टैलेंट देखना है तो वो फिर असेसमेंट्स के ऊपर जाएगा। और फिर इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू में ये उसको पता होता है कि अगर ये आज परफॉर्म नहीं भी कर सका कैंडिडेट, तो भी उसके अंदर हिडन टैलेंट कितना है और वो और कितना विजनरी है इंटरव्यू लेने वाला कि आइंदा आपको कितना प्रोडक्टिव आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करेगा सबसे पहले जबकि वो हायर करने जा रहा है किसी एक शख्स को। तो ये बताइएगा कि जब एक हमारे यहाँ जो कि एक आम कल्चर नज़र आता है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद वो नौकरी तलाश करते हैं, यानी कि कोई एक ख़ास तालीम उन्होंने हासिल की और उस डिग्री को हासिल करने के बाद वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या हमें तालीम के साथ साथ कोई ऐसी स्किल्स को सीखना चाहिए या फिर तालीम के साथ साथ उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच होना चाहिए ताकि हमारा जो इल्म है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शामिल हो सके? आपका सवाल आई थिंक इट्स एसेंस ऑफ दिस पॉडकास्ट। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है एज अ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। स्कूल करिकुलम जो है इट शुड बी हैंड्स ऑन, स्पेशली फॉर हायर ग्रेड्स। हमें नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया में हाई स्कूल के अंदर, मिडिल स्कूल के अंदर भी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इंटर्नशिप पेड और अनपेड, वो पार्ट ऑफ करिकुलम होती हैं ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चे ने क्या करना है आगे। अनफॉर्चुनेटली हम शायद अभी भी 1970 में बैठे हैं जहाँ पे जब बच्चा जो है वो BA पास कर लेगा, जैसे पुरानी फिल्मों में मोहम्मद अली साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो BA पास कर लेते थे तो फिर वो कहते थे माँ मुझे नौकरी मिल गई। अगर आपको याद है, मैं तो इतनी पुरानी हूँ कि मुझे वो बात याद है, वो फिल्में याद है। तो वो नौकरी BA के बाद ही क्यों करनी है?
और जब आप बीए के बाद वो नौकरी करने जाएंगे तो आप प्रिपेयर नहीं हैं। तो जो आपका टैलेंट को जो लेने जो आप पे रिस्क ले रहा है आपका एम्प्लॉयर, वो तो ग्रूम एम्प्लॉय चाहता है। यूनिवर्सिटी में तो आपको प्रोफेशनली ग्रूम करके भेजा ही नहीं है। तो आपने गैप देखा कितना बड़ा है। अब ये गैप जो है ना, ये प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री है उसने नहीं पूरा करना, ये यूनिवर्सिटी स्कूल ने पूरा करना है। बाहर जो सब दुनिया है वहाँ पे एलिमेंट्री स्कूलों में प्रोफेशनल डेज जो है ना, वर्क डे मनाया जाता है साल में एक दफ़ा। और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो एम्बुलेंस का ड्राइवर से लेके डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, प्रोफेसर है, वो सब आते हैं, उसे करियर डे मनाते हैं। और वो 5th ग्रेड में शुरू होता है। 5th ग्रेड में उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होती। पूरे ये जो लोग प्रोफेशनल है, कुछ वकील भी जाते हैं, टीचर्स भी जाते हैं, इसमें पुलिस ऑफिसर भी जाते हैं। और वो हर क्लास में जाके बताते, वो अपने यूनिफॉर्म में आते हैं, बताते हैं कि देखिए हम ये ऐसे बने, हम ये काम करते हैं, इस काम से ये हमें मिलता है ये। तो बच्चे 5th ग्रेड में अपनी इंस्पिरेशन और अपनी नीश पिक कर लेते हैं। उनको समझ आ जाती है कि मुझे ये करना है, तो पता चल जाता है, वो इस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, इस पे होमवर्क करते हैं, इस पे लिखते हैं। छोटी प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जिसके उनको नंबर मिलते हैं और फिर वो हैं। फिर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपने कब बात करनी है, आपने कब नहीं बात करनी, आपका बिहेवियर मैनेजमेंट, आपकी एंगर मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इस सब की तरबियत दी जाती है और एज अ करिकुलम दी जाती है, नॉट एज अ के थ्योरेटिकल दी जाती है। और आप रेडी होते हैं, आप हाई स्कूल के बाद भी आपको रेडी होना चाहिए। और जिस मुल्क में जहाँ पे इतनी बेरोजगारी है और आप दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें जो आपके बच्चे स्कूल से बाहर है, ये सबसे बड़ा नंबर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। तो हमें तो हुनर की तालीम देनी है आपको बहुत ढेर सारी PhDयाँ नहीं चाहिए, आपको हाई स्कूल में एक हुनरमंद बच्चा चाहिए ताकि वो कमा भी सके और अपनी तालीम का खर्चा भी उठा सके, और ये उसको कॉन्फिडेंस देता है। आपकी डिग्री आपको वो कम कॉन्फिडेंस देती है जो कि आपकी अर्निंग स्किल आपको कॉन्फिडेंस देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करता है हायर करने से पहले, तो क्या वो हायर होने के बाद क्या उसे तब भी एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पेश आती है या फिर सिर्फ असेसमेंट के वक्त ही? ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एम्प्लॉयर की तरफ से एक हायर होता है, वो इंडस्ट्री का। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैंने अपने इतिहाद का नाम सुना होगा, इतिहाद एयरलाइन का। अब इतिहाद एयरलाइन बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें UAE की नेशनल एयरलाइन है, अबू धाबी की, वो उसमें आपका ख्याल है 2 से 3 सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होंगे। मैंने काम किया बहुत से पायलट्स के साथ, तो मैंने उनको हायर नहीं किया, मैंने उनकी ईयरली या बाई ईयरली असेसमेंट्स की हैं, ये देखने के लिए कि उनका इस वक्त मूड कैसा है, डिमीनर कैसा है, वो किसी स्ट्रेस भी, वो पायलट है, उन्होंने जहाज़ चलाना है, उनकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट, उनकी इमोशनल स्टेट को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर जो नीचे स्टाफ है, तो हम ये जो असेसमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। बर्न आउट रेट ना हो, एम्प्लॉय जो है वो बर्न आउट ना हो जाए, रिटेंशन को रखने के लिए कि लोगों को रखा जाए, लोग देर तक काम करें, एंड वर्क लाइफ बैलेंस जिसका आप रोज हर जगह पढ़ते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना। लोगों ने इस पे हजारों के हिसाब से किताबें लिखी दी हैं इसके ऊपर कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, ये सिखाना, ये समझाना। और स्ट्रेस के दौरान, काम के दौरान जो स्ट्रेस रोज डेली स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ना काम के ऊपर, उसको मैनेज करना, ये उनका काम होता है। ये तो हमने बात कर ली ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे। अब हम आ जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करता क्या है, और आपका चूँकि बाहर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 29 बरस का, तो आपने वहाँ के तालिब इल्मों को और यहाँ के तालिब इल्मों में क्या फ़र्क देखा? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप सोच लें, आपने ऐसा सवाल किया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ की। मुझे सीखने के अमल को जानने में बहुत दिलचस्पी है, अभी भी बहुत है। मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या ये जो उसने एक तो हमें ब्रेन दे दिया और फिर बोलने की ताकत दे दी। ये कोई कम नेमत नहीं है हमारे पास कि जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं अपने सबकॉन्शियस में भी सोच रही हूँ, मैं कैपेबल हूँ आप तक वो पहुँचाने के लिए और आप सुन के प्रोसेस करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस है। इंसान, मेरा ख्याल है इंसान इससे बड़ा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता जो इंसान को मिला है।
मैं ये देखना चाहती थी कि जो बच्चा पैदा होते ही चीज़ें सीखता है, हम उससे कहते हैं मम्मम, तो वो मम्मम को भी इमिटेट करता है। ये 6-7 महीने का बच्चा है। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें सीखना शुरू करता है ऑब्जर्वेशन के साथ। पेरेंट्स उसको मॉडल करके दिखाते हैं, उसे कहते हैं क्लैप करो, बच्चा क्लैप करता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये भी देखता है कि लर्निंग अकर कैसे होती है, और जहाँ नहीं होती वहाँ पे क्लॉग किधर है। वो यहाँ है, ब्रेन में है, आपके इमोशनल में है, आपके इन्वायरमेंट में है, कोई बायोलॉजिकल इश्यूज हैं वो हैं। और यहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के प्रोग्राम करिकुलम डिज़ाइन करना, टीचर ट्रेनिंग करना, टीचर्स को डिज़ाइन करना, स्कूल की बच्चों की रिटेंशन रखना कि बच्चे कैसे प्रोड्यूस करें। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत सारी शाखें हैं। इवन कि जो स्पेशल एजुकेशन स्पेशल नीड कंसल्टेंट हूँ मैं, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम एज वेल। जब मैं ह्यूमन डेवलपमेंट में डिग्रीज कर रही थी, तो एट दैट टाइम जब मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में मास्टर्स कर ली, तो मुझे एक केस मैंने देखा जो कि मेरी समझ में नहीं आया। और वो एक बच्ची का केस था, एंड पाकिस्तानी बच्ची का केस था अमेरिका में। और उस बच्ची की वजह से मैंने फिर स्पेशल एजुकेशन में डिग्री की, पूरा मास्टर्स किया, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आया। और मुझे लगा एजुकेशनल साइकोलॉजी मुझे यहाँ पर इतनी हेल्प नहीं कर रही। और मैंने अपनी एडवाइज़र का बड़ा रोल है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने अपनी एडवाइज़र से कहा कि मुझे ये बात नहीं समझ में आई, मैं इस बच्ची को डील नहीं कर सकती। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें अगर वाकई डील करना है, ये तुमने गुत्थी सुलझानी है, तो फिर तुम्हें एक डिग्री और करनी पड़ेगी। एंड आई डिड इट फॉर वन केस। मैंने ये नहीं देखा कि इससे मुझे मेरी नौकरी पे क्या असर पड़ेगा। एक केस के लिए आपने एक लिए मैंने एक मास्टर की, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये इमोशनल डिस्टर्बेंस क्यों इतनी है, उसके कहाँ पे जो है मैं उसकी जहनी नशोनुमा इतनी कर सकती हूँ कि विद ऑल डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर वो कुछ सीखने के काबिल है। और ये जो बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं, जो जहनी माजूर हैं या जिस्मानी माजूर हैं, ये भी सीखने के काबिल हैं, ये सीख सकते हैं। सिखाने का तरीका होना चाहिए। तो मैं सीखने वाले के ऊपर बर्डन नहीं समझती, मैं समझती हूँ जिम्मेदारी सिखाने वाले की है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो सिखाने वाले के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि टीचिंग मेथड ये बड़ा अहमियत का हामिल है कि किस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं और बड़ों को सिखा सकते हैं। इस हवाले से आप क्या देखती हैं कि बेस्ट टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए? टीचिंग मेथड मल्टीपल हैं। ये डिपेंड करता है, हार्वर्ड गार्डनर की बड़ी खूबसूरत किताब भी है, 7 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है। वो ये कहता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सीखते हैं, कुछ सुनने की सलाहियत से सीखते हैं, कुछ आर्ट्स करके सीखते हैं, कुछ सिर्फ जो हैं वो लिख पढ़ के, कोई मल्टीपल इंटेलिजेंस है। मैं समझती हूँ मेरे साथ तो मैं तो अच्छे गीत और गाने सुन लूँ तो मैं सीख लेती हूँ। और उसी चीज़ को देखते हुए आपने देखा होगा कि बच्चों के राइम्स कितने, जब हम छोटे थे पर बड़े छोटे छोटे राइम्स थे, चंद एक नज़में होती थी हमारे पास, इंग्लिश और उर्दू दोनों में। अब आप देखें कि बच्चों के चैनल्स हैं, तो वो ऐसे नहीं आ गए। इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चों का इंटेलिजेंस सीखने का प्रोसेस है छोटे बच्चों का, वो एक्टिविटीज़ के साथ, सिंगिंग के साथ, राइमिंग के साथ बहुत सक्सेसफुल है। तो इसकी वजह से ये हुआ। फिर आप ये देखते हैं कि वीडियो मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टेक्नोलॉजी के दौर में। हमने तो वीडियोस पे कम सीखा, तो हमने तो कॉपी पेंसिल से सीखा। लेकिन अब जो है, अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे मैथ और केमिस्ट्री में बड़ी तकलीफ होती थी, तो बायोलॉजी में भी, तो मैं समझती हूँ कि आज के जो टूल्स हैं, अगर ये तब मेरे पास होते तो मैं बहुत अच्छा सीखती, क्योंकि वो आसान है। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं वो एक्चुअली सीखने और सिखाने वाले की बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। आप और मैं अगर सीखना पढ़ना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, आप अभी जो भी सीख रहे हैं सुन के सीख रहे हैं, आपकी हियरिंग लिसनिंग कैपेसिटी है और आप पूरी फोकस से सीख रहे हैं। लेकिन हो सकता है हमारे सुनने वालों में कोई एक ऐसा बच्चा हो, कोई ऐसा शख्स हो जो इसको लिख रहा हो साथ साथ जो भी हम कह रहे हैं, और ये रिकॉर्ड कर रहे हो कि मैं इसको बार बार सुनूंगी, और कोई हमारा वीडियो चैनल देखे जिसको इसको खाली सुनने से ना सही समझ आ सके, तो उसको साथ एक्शन भी चाहिए हो। तो बहुत सारे मेथड ऑफ टीचिंग है, और रिसर्च रोज़ नई चीज़ें ढूंढ रही है, नए तरीके आ रहे हैं। अब हम किताबें पढ़ते थे, अब बच्चे किताबें सुनते हैं। अब तो बुक्स ऑन है ना, उन पे रिकॉर्डिंग पे हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं। हमें किताब पढ़नी पड़ती थी, हम हाइलाइटर लेते थे, किताब पढ़ते थे, उसके ऊपर हाईलाइट पे लिखते थे। अब आपको कोई मसला ही नहीं, आप किंडल पे जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि मुझे किताब का रिव्यू दे दो, आप 4 या 5 मिनट में किताब का रिव्यू पढ़ लेते हैं।
और फिर आप बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं कि मैंने ये किताब पढ़ी। अब जो बहुत डिटेल में पढ़ने वाला होगा मेरे जैसा, वो कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं लिखा, रिव्यू वाले ने ये लिखा नहीं इसके ऊपर। तो बहुत सारे मेथड हैं, इट डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड एप्टीट्यूड। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में और बाहर आपने क्या रिसर्च गैप देखा है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? रिसर्च गैप तो देखें, सबसे पहली बात तो रिसोर्सेज एलोकेशन ही नहीं है वहाँ पे। जब अमेरिका में मैंने पढ़ा है, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से मैंने अपनी सारी मेरी एजुकेशन है, हमारे पास वहाँ पे बजट के इश्यूज नहीं हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे प्रोफेसर्स कहाँ से बजट लाते हैं, और हम जब यूनिवर्सिटी में लाते हैं तो हमारे प्रोफेसर्स हमें बताते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है, आपने ये इसमें आप डिग्री करने लगे हैं, तो ये एरियाज हैं। व्हेन आई वाज डूइंग माय डिग्री इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेरे पास 3 एरियाज थे कि मैं किस तरफ निकल जाऊं। तो उसमें जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस वक्त एक केस चल रहा था, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने वो चूज़ किया। और वो जॉर्ज बुश का वो प्रोग्राम था कि उसमें मैंने थीसिस लिखा। उसमें वो बहुत बड़ी टर्म थी, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। वो कहते थे कि हर बच्चा सीख सकता है, कोई बच्चा बिहाइंड नहीं रह सकता। तो मैंने वो वाला एरिया चूज़ किया कि मैं असेसमेंट सीखना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ। तो उसके ऊपर कहाँ से फंडिंग हुई, कहाँ से रिसर्च हुई, आई डोंट नो। उसने कहा बस इतने से इतने बजे, इतने टाइम पर तुमने जो है वो आके काम करना है मेरे साथ, मुझे रिसर्च में असिस्टेंट बनना है और तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। इट्स वेरी जिसे कहते हैं ना अट्रैक्टिव इंसेंटिव, कि एक तो आप रिसर्च असिस्टेंट भी कहलाते हो और आप जो हो आपको पैसे भी मिलते हैं और आपके सीवी में भी लिखा जाता है, और आपको क्या रिसोर्स मिलता है सीखने का। रोज आप गलती करते हो, रोज आपका प्रोफेसर आपका एडवाइजर आपको बताता है देखो ऐसे नहीं ऐसे। तो प्रोफेशनली किसी क्लिनिक को ज्वाइन करने या ऑर्गेनाइजेशनल को एज एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन करने से पहले जो मेरी ट्रेनिंग उस रिसर्च प्रोजेक्ट पे हुई है ना, उसका कोई सानी नहीं है जो मुझे तब सिखाया गया है। डॉक्टर साहब, आप चूँकि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, तो ये बताइए कि आप कौन से ऐसे रिफ़ाह आमा के काम कर रही हैं जिनसे लोग अपनी ज़िंदगियों को संवार रहे हैं, बना रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं? मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को ही लेके चल रही हूँ। जो मुझे आता है मैं वही कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसा चीज़ नहीं की जो कि मुझे नहीं आती। आप सिर्फ वही बांट सकते हैं जो आपको आता हो। ये मेरा अपना जिसे कहते हैं ना, मेरा अपना ये फिलॉसफी। वो कहा जाता है कि आपके बर्तन में जो कुछ होगा आप वही कुछ देंगे। और मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, टीचर्स को, इवन पेरेंट्स को, इवन प्रोफेशनल्स को अपलिफ्ट करने के लिए उनको वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, उन्हें थोड़ा बहुत अपने एरिया में गाइडेंस की ज़रूरत है। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड मैं कोई कोचिंग नहीं करती। मैं सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जाके अभी मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी बुलाती है फॉर एग्जांपल, तो आई विल ट्रेन देयर साइकोलॉजी स्टूडेंट। और मैं नहीं सिखाऊंगी कि जब आपने साइकोलॉजी के डोमेन में जाके एज अ प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो आपने असेसमेंट कैसे करनी है, आपने इनटेक फॉर्म्स कैसे भरने हैं, आपने अपनी और पेशेंट की बॉन्डिंग कैसे करनी है, आपने वो आइस कैसे फ्रीज करनी है, और आपने क्या क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल स्किल सिखा रही हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, एंड आई एम डूइंग इट बिन लास्ट 7 years नाउ। तो और हम मुख्तलिफ स्कूलों में हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल सिखाते हैं। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया है AJK में, 300 बच्चों की को हमने 3 स्कूलों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, एक स्टडी की है, प्री टेस्ट किया है, और फिर हमने देखा है, क्योंकि हमने 10th 11th ग्रेड को लिया है ताकि हम उन्हें ग्रूम कर सकें कि अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते तो वो अर्ली वर्क फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स, ताकि वो जल्दी उनको वो एक अपीलिंग, अट्रैक्टिव, जिसे कहते हैं ना, डिज़ायरेबल कैंडिडेट बन सकें, इम्प्रेस कर सकें उनको। तो हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि जब हमने प्री टेस्ट दिया, आई एम सॉरी टू से बट लेट मी शेयर इट, कि जब हमने प्री टेस्ट किया, हमने 100 बच्चों के साथ प्री टेस्ट किया, हमारे पास मेरा ख्याल है 25 हमें फिल हुआ मिला,
क्योंकि दे डोंट इवन नो कि उनको काम करना चाहिए 10th के बाद, कि हम क्यों अभी काम करें, ये तो बड़ी जल्दी है, अभी तो हम छोटे हैं। उनके पेरेंट्स ने भी यही कहा कि इतनी जल्दी कौन नौकरी पर लगता है, सारी जिंदगी कमाना ही है ना, अभी क्यों कमाएं। और सोशल स्किल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, और उनकी अभी क्या ज़रूरत है। हमारे रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए, फिर हमने अपने मॉड्यूल को चेंज किया, हमने उसको स्टैंडर्ड पे लेकर आए, जिस स्टैंडर्ड पे जहाँ पे वो लोग हैं, और फिर हमने 5 हफ्ते की ट्रेनिंग दी, और उसके बाद 300 बच्चों ने उसके अंदर, लड़कियों लड़कों ने 10th और 9th ग्रेड के बच्चों ने से पार्टिसिपेट किया, और जो हमारा पोस्ट टेस्ट आया है वो हमारा 50% आया, क्योंकि हमने जो प्री टेस्ट क्वेश्चन किया था हमने फिर वो सिखाया है, वो हमने वो सिखाया है, और फिर असेसमेंट किया हमने, हर चीज़ को मॉडिफाई किया। हमने वो नहीं रखा कि जी हम ये चाहते हैं तो हम यही करेंगे, हमने फिर नीड के हिसाब से अकोमोडेट किया है बच्चों को, पेरेंट्स को अकोमोडेट किया है। हमने उनको ये नहीं कहा आपको तो आता ही नहीं है, आप कहाँ रहते हैं, हमने ये नहीं किया। हमने उनसे कहा कि हमने आपको असेस किया है, हमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स चाहिए, हम इनको ये सिखाना चाहते हैं कि अर्ली आप जितनी जल्दी वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे आप उतनी बेहतर स्टेबल ज़िंदगी, कॉन्फिडेंट ज़िंदगी गुजारेंगे, और आपका यूनिवर्सिटी जाना भी आसान होगा, आप वहाँ भी सक्सेसफुल होंगे, और आप अपनी वर्क लाइफ में भी सक्सेसफुल होंगे। बहुत बेहतरीन स्टडी। डॉक्टर साहब, हमारे देखने वालों को कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें? मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है होप एंड लाइट, जिसके तहत हम ये सब काम करते हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशन भी ना समझे, इसको फिलॉसफी मैं कहती हूँ कि ये मेरी फिलॉसफी है कि आपको जो ज़्यादा आता है, जिसको जो ज़्यादा आता है वो उसको बांट ले। इसलिए कि वो लोग कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक बड़ी बात कही जाती है। मैं ये समझती हूँ सिर्फ उम्मीद ही दुनिया है। आप सब दुआ मांगते हैं ना, दुआ हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। क्या बात। दुआ उम्मीद का नाम है। आपको उम्मीद नहीं है तो आप दुआ क्यों मांग रहे हैं, किस तवक्कल पे मांग रहे हैं। आपको उम्मीद है तो उम्मीद और दुआ नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी अल्लाह खैर करे सब तरफ। डॉक्टर साहब, ख़वातीन का एक फ़ाल किरदार इस माशरे में कितना ज़रूरी है? ख़वातीन के बग़ैर कोई भी माशरा नहीं चल सकता, दुनिया में दुनिया ही नहीं चल सकती। तो हमारे यहाँ हम थोड़ा सा लेट इसमें जिसे कहते हैं रेस में आए हैं, लेकिन अब जो सिचुएशन नज़र आती है, ख़वातीन आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, आपको एरियाज़ में एक फ़ाल काम करते हुए नज़र आती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, आपकी जिसे कहते हैं इंसान जस्टिस की साइड पे आप देख रहे हैं, आपको हर जगह ख़वातीन नज़र आती हैं, और आपको वो बड़ी बेहतरीन प्रोफेशनल नज़र आती हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, आप कॉलेजेस में जाएं, तो आपको जब ग्रेजुएट्स का नंबर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा लड़कियां जो हैं ना वो ग्रेजुएट होती हुई नज़र आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ग्रेजुएट होती हुई नज़र आती हैं। तो मैं ये समझ रही हूँ कि पाकिस्तान माशाल्लाह इस मामले में उसकी ख़वातीन जो हैं वो माशाल्लाह इंतहाई इंटेलिजेंट भी हैं, इंतहाई प्रोफेशनल भी हैं, और बेहतरीन जिसे कहते हैं ना वो काम भी कर रही हैं, और इसके बारे में वो बहुत अवेयर भी हैं कि वो क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। आप किसी भी लड़की के साथ मेरा राब्ता होता है, ताल्लुक बात बनती है, तो मैं उससे पूछती भी हूँ, तो लड़कियों में इंतहाई पैशन है, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत जिसे कहते हैं ना वो की ख्वाहिशमंद भी हैं, और बड़ी क्लियर है अपने गोल के बारे में। तो बहुत सारी उम्मीद है इंशाल्लाह ख़वातीन और मर्द जो हैं वो पैरेलल चलें। इतनी बड़ी फोर्स है, इतनी बड़े नंबर में हम लोग हैं पाकिस्तानी औरतें, और इंशाल्लाह आज नहीं तो आज जहाँ तक हम पहुँचे आहिस्ते आहिस्ते आप देखिएगा कि हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बहुत सी ख़वातीन का नाम हो भी रहा है और होगा भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मेहमान शख्सियत डॉक्टर आसमा नाहिद मौजूद थी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अली और प्रोड्यूसर कासिम बुखारी और ग़ुलाम हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।